जय हिंद। आज हम बात करेंगे एनईपी कवर्ड जो एग्जामिनेशन है सेमेस्टर एग्जाम, उसमें से बहुविकल्पी और सैद्धांतिक इन प्रश्न पत्रों को हल कैसे करना है इस पर बात करते हैं। तो जो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है या लिखित परीक्षा है या परंपरागत पद्धति पर आधारित परीक्षा है, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए में लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 7.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न करना है, 7.5 नंबर का है, और उसमें से आपको करने हैं 4 प्रश्न, और तो 4 प्रश्न टोटल करने हैं और इसमें 2 प्रश्न टोटल करने हैं। सेक्शन बी दीर्घ उत्तरीय है और 22.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। तो इसका अगर हम डिवीजन देखें तो प्रश्न पत्र जब आप करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, और सेक्शन बी में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें से जो पहला आप स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिए होंगे, तो जिस क्रम का भी प्रश्न आपको आ रहा है, मान लीजिए 5 नंबर का आ रहा है, तो ये कौन है, तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है हमें सेक्शन बी के साथ। सेक्शन बी में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें से जो, जैसे मान लीजिए आपको 5वां प्रश्न आ रहा है, तो आप 5वें प्रश्न में उसका नंबर डालेंगे, दीर्घ उत्तरीय में सेक्शन बी डालेंगे ऊपर, और उसी के नीचे आप प्रश्न संख्या 5 डालेंगे और फिर उसका उत्तर लिखेंगे। तो जो प्रश्न आप चौथा, अगर आपको तीसरा इसके बाद आ रहा है तो प्रश्न संख्या 3 के बाद उसका उत्तर लिख देंगे। तो सेक्शन बी में सिर्फ 2 प्रश्न ही रहेंगे, तीसरा प्रश्न नहीं रहना चाहिए। और सेक्शन ए में आपको 4 प्रश्न ही करने हैं टोटल प्रश्नों में से, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको पूरे प्रश्नों को छोड़ते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को हल करना है। तो अभी इन प्रश्नों में सेक्शन बी को शुरुआत करनी है, और सेक्शन बी में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनमें से आपको जो ज़्यादा अच्छा था उसको पहले करना, और जो कम अच्छा आ रहा है उसको दूसरे नंबर में करना है। इसके बाद सेक्शन ए डालना है, और सेक्शन ए के जो 4 प्रश्न आपको 10 में से आ रहे हैं उनको करना है। तो 20 प्रश्नों की जो कापी, 26 प्रश्नों की जो कापी है आपकी, उसमें से 14 प्रश्न ये ले जाएगा और 12 प्रश्न ये ले जाएगा। तो इस तरह से आपके जो नंबर विभाजन है इनका प्रभाव अच्छा रहेगा, ताकि बराबर प्रश्नों में कापी लिखी होने से आपको नंबर्स जो है वो बराबर मात्रा में मिलेंगे, कम ज़्यादा की स्थिति नहीं रहेगी। इसके लिए आपको 26 प्रश्नों की कापी भरने के लिए थोड़ा सा टाइम की भी आवश्यकता है, और टाइम आपके पास 2 घंटे का रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो स्पीड आपकी धीमी है या खराब लिख पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अधिकतम डायग्राम्स बनाने हैं ताकि आपको लिखना कम पड़े, और डायग्राम या फ्लो चार्ट इसके माध्यम से आप दिखा सकते हैं ताकि अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप 7 प्रश्न नहीं भी भर पा रहे हैं तो आपको 7 की जगह में अगर कम करना तो इसी एवरेज से आप कम कर सकते हैं। 2-2 प्रश्न आप इस पर कम कर सकते हैं और 1-1 प्रश्न इसमें कम कर सकते हैं। तो आपका अगर नहीं लिख पाते हैं, तो अगर आप किसी बहुत अच्छी है तो फिर आप इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा सा लाइनों में स्पेसिंग दे करके लिखिए ताकि ज़्यादा गुच-पुच या बहुत घना दिखाई न दे और अक्षर स्पष्ट समझ में आए। थोड़ा दूरी भी बनी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग लाइन छोड़ के भी लिखते हैं, तो आप जैसा आपको उचित लगे, बहुत अगर साफ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लाइन छोड़ के भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा लिखते हैं। इसके नंबर्स आपके ही मार्किंग के आधार पर, लेखआउट के आधार पर आपको दिए जाएंगे। तो ये आपके ऊपर, आप कैसा टाइम मैनेजमेंट करते हैं। इसके लिए घड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं, हाथ की घड़ी जिसमें जो डिजिटल नहीं है उसको आप उपयोग करेंगे, तो फायदा ये मिलेगा कि आपको प्रति प्रश्न के हिसाब से टाइम का डिवीजन करना, उसको बांटना है, और उसी हिसाब से उतना ही टाइम प्रत्येक प्रश्न के लिए देना है, ताकि आप सारे प्रश्नों को, और अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्शन जो है ये आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, ताकि कोई भी प्रश्न किसी भी कीमत में छूटने ना पाए। चाहे छूटने वाला प्रश्न अगर कोई छूट रहा है तो चाहे उसमें 2 पेज ही लिखे जाएं या 1 पेज ही लिखा जाए, लेकिन उसमें लिखा जाए। अगर कोई 2 प्रश्न छूट रहे हैं और आपके पास टाइम 15 मिनट का बचा हुआ है, तो आपको 2 प्रश्नों में बांटना है कि हमें 7.5 मिनट का टाइम है। तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ 4 पेज ही लिख सकते हैं। तो उन 4 पेजों में आप पहले 1 पेज में, जिसमें प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 मिलाएं अगर हम, तो ऐसी स्थिति में आप 2 तरफ 1 प्रश्न को लिखेंगे और
तीसरे प्रश्न से आप दूसरे प्रश्न को करेंगे। तो दोनों को एक साथ डालेंगे और आधा उसको लिखेंगे, फिर आधा इसको लिखेंगे, फिर आधा उसको, फिर इसको। इस तरह से आपके दोनों प्रश्नों में अटेम्प्ट होता रहेगा ताकि नंबर के लिए दोनों प्रश्नों से आपको मिले, किसी प्रश्न में नंबर ना कटे। अब हम बात करेंगे MCQ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। इन प्रश्नों की बात करें तो आपका पेपर जो है वो 4 विकल्पों में डिवाइड होगा। पूर्णांक आपका 75 नंबर का है और डिवीजन जो है वो A, B और C, D, A, B, C और D, इन 4 विकल्पों में आपका डिवीजन है। तो अगर हम प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट की बात करें तो यह 4 विकल्पों में बटा हुआ है। टोटल 75 नंबर का प्रश्न है, तो इसको हम 4 से अगर बांटे तो 18.5 के आसपास या 19 के आसपास जा रहा है। 19 प्रश्न आपको ऐसे हैं जो विकल्प A, विकल्प B और 2 प्रश्नों के लिए 18-18 मान लीजिए आप, तो 2 में 19-19 और 2 में 18-18, या इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। जो संभाव्यता का नियम होता है कि इसको हम ऐसे ही बांटेंगे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कि ये A और B मान लीजिए कि 19-19 बार सही हो सकते हैं और C और D 18-18 बार सही हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपको प्रश्न पत्र नहीं आ रहा है, जो आ रहा है पहले आपको उन प्रश्नों को चुन करके पूरे पेजों में से, पूरे प्रश्न पत्र में से आप उन प्रश्नों को कर डालिए ताकि जो आपके आने वाले मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएं। अब हम देखते हैं कि अब हमें प्रश्न पत्र नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको अगर तुक्का भी लगाना है तो इस तरीके से लगाना है कि आप प्रोबेबिलिटी, जो संभाव्यता, उसको समझें कि ये प्रश्न की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर A विकल्प की फ्रीक्वेंसी देखें तो ये लगभग 18 या 19 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होनी है, अर्थात A विकल्प को 18 से 19 बार तक ही सही होना है। ऐसे ही B को और C और D जब बचेंगे, अगर ये दोनों 19 बार सही हो जाएंगे तो ये 18-18 बार सही होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना है कोई भी विकल्प जो आपने सही किए हैं उनको एक बार आप काउंट करेंगे, देखेंगे कि कौन सा विकल्प हमने ज़्यादा सही किया है। अगर आपने B विकल्प को 10 बार सही कर दिया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 8 या 9 बार ही बची है। अब आप अगर B विकल्प में दाव लगाएंगे तो 8 या 9 बार ही सही होने की संभावना है। ऐसे ही A में है, तो ऐसी स्थिति में आप गिन लेंगे कौन से विकल्प हमने ज़्यादा किए हुए हैं। जिन विकल्पों को आपने ज़्यादा किया हुआ है उन विकल्पों को आप अवॉइड करेंगे, उनको छोड़ेंगे। अगर ऐसा करते हैं आप तो उन विकल्पों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो लगातार बारंबारता है, वो उतनी ही है, क्योंकि 18 बार ही इसको आना है, इसलिए इसको बार बार आपको इस विकल्प को सही नहीं करना है। जो विकल्प आपके नहीं सही हुए, आपको लगा कि ये विकल्प, इनकी फ्रीक्वेंसी अभी बढ़नी है, मान लीजिए A और B आपने सही किया 10-10 बार, तो C और D की जो फ्रीक्वेंसी है वो 18-18 बार अभी बकाया है, तो आप इन दोनों विकल्पों में दावा लगा सकते हैं, इनमें आप किस्मत आजमा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है कि हमें कौन से विकल्प करने हैं और किन विकल्पों के माध्यम से नंबर गेनिंग अच्छी होनी है। हाँ, कुछ बच्चे करते हैं कि किसी में A लगाएंगे, फिर B लगाएंगे, फिर C, फिर D, इस तरह अगर आप लगाते हैं तो आपको नंबर मिलने की गुंजाइश कम होती है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि हमें किन प्रश्नों से किन प्रश्नों के बीच में सिर्फ एक ही विकल्प का चयन करना। मान लीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप C को अगर आप चयन करते हैं, अगर B और C की फ्रिक्वेंसी कम हो चुकी है, ये दोनों प्रश्न सही हो चुके हैं, तो C और D में आप लगाएंगे दोनों विकल्पों में से एक साथ अगर एक सीरियल से आप तुक्का लगाएंगे तो उसमें आपको नंबर्स मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि C विकल्प की जो फ्रीक्वेंसी है सही होने की अभी 18 बार बकाया है और D विकल्प की जो फ्रीक्वेंसी है ये भी 18 बार बकाया है, तो इसको 18-18 बार सही होना है, इसलिए इनमें से नंबर मिलने की गुंजाइश ज़्यादा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से हल करते हैं। अच्छा, किसी भी विकल्प को 2 बार नहीं हल करना है कि किसी में A भी सही कर दिया और उसका B भी सही कर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये OMR शीट, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो मशीन है, ये उसको रीड नहीं करेगी और दोनों ही प्रश्नों को गलत माना जाएगा, ताकि आप इसमें आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक प्रश्न के लिए सिर्फ एक ही विकल्प को चुना जाना है और गोला काला करने के लिए आपको काले डॉट पेन का प्रयोग करना है, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। और प्रश्नों को करने के लिए आप विभिन्न हेडिंग्स में, और जैसे हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, तो इसके लिए एक सिस्टम है। आप जो डिजाइनिंग के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं, जैसे किसी चीज़ की लाभ दिखा रहे हैं आप, तो आप इस तरह से कर सकते हैं लाभ, और इसको ऐसे इनके माध्यम से आप
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मैटर लिख सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि आपका पेज जल्दी भरेगा और आप अपनी बात को डायग्राम के माध्यम से या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से आप कह पाएंगे और एग्जामिनर प्रभावित भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको तो एक तरीका और है, इसमें से आप कुछ चीज़ों को जो पॉजिटिव थिंग्स हैं इसको ऊपर की तरफ रखते हैं और जो निगेटिव थिंग्स हैं इसको नीचे की तरफ रखते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर कि आप कैसा करते हैं। हाँ, कुछ जैसे आप डायग्राम बनाते हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उसके बारे में ऐसा इस तरह से कर सकते हैं और फिर इनको डिवीजन कर सकते हैं। एक चार्ट जैसे फ्लोट चार्ट बन जाता है, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी तरीके हैं, इसको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका पेजों की संख्या ज़्यादा भरेगी और आपका समय बचेगा। समय बचने के साथ साथ जो मार्क्स गेनिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके नंबर्स अच्छे आएंगे और आपके बैक नहीं लगेगा। पेपर में अच्छे नंबर आने से एक थोड़ा सा जो मनोबल है वो बढ़ेगा और विश्वविद्यालय का जो शिक्षा का स्तर है वो भी अच्छा होगा। तो ऐसी उम्मीद है कि आप इसी तरीके से प्रश्न पत्रों को हल करेंगे और आपके अच्छे अंक आएंगे। धन्यवाद।